सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टाइल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और भाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर जो है तसल्ली में सुनना, ठीक है? बहुत डिटेल में काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। अगर मन करे तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा, वरना पीडीएफ तो आप लोगों को सबको मिल ही जाती है। पर लेकिन सबसे पहले चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। रटना कुछ नहीं है, सारी चीजें समझनी है। बहुत ही डिटेल में कई सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और एक और पहले ही मैं अनाउंस कर देता हूं, कभी फिर बाद में बोलोगे सर बताया नहीं था। संडे में आप लोगों का रिवीजन की वीडियो नहीं आएगी। संडे में भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा डिस्कशन की, क्योंकि कई सारे आर्टिकल और इकट्ठे हो रखे हैं। मैं नहीं चाह रहा कि कोई भी आप लोगों का आर्टिकल जो है वो बचे। सारे आर्टिकल आप लोगों के कवर कराऊंगा ताकि कुछ भी चीजें न छूटे आप लोगों की, ठीक है? थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हल्का सा टाइम निकाल कर एक बार को आप लोग पीडीएफ को रिवाइज कर लीजिएगा, या फिर वीडियो को आप लोग जल्दी जल्दी देखकर भी रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि चीजें जो मैं कराऊंगा वो ऐसी है कि खुद से करने बैठोगे तो बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों को लग जाएगा। तो इसलिए डिटेल में बहुत सारी चीजें कवर करूंगा, एक एक पॉइंट। और आप लोगों को पता है ये करंट की वीडियो नहीं है, इसमें करंट और स्टैटिक दोनों आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये आप लोगों को यूपीएससी के साथ साथ में स्टेट पीसीएस या फिर किसी भी ऐसे एग्जाम की आप लोगों को तैयारी कराती है, जहां पर डिटेल में आप लोगों का करंट अफेयर पूछा जाता है। तो वीडियो को बड़े ही शांत स्वभाव में देखेगा, क्योंकि समझने वाली चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, जिनको समझोगे तो लंबे समय तक याद भी रख पाओगे। रटना कुछ नहीं होता है, इस धरती पर जो भी रटता है वो कहीं पर टिकता नहीं है, ठीक है? तो हमेशा कोशिश करो कि चीजों को समझने की कोशिश करो। और काफी अच्छा लगा आप लोगों ने जिस तरीके से कल जो है चीजों को सपोर्ट किया। कोशिश करो। एक बच्चा कह रहा है कि सर वीडियो में इतना खो जाता हूं कि लाइक करना ही भूल जाता हूं। कितने क्यूट हो यार आप लोग हैं। कोई नहीं, अच्छे से एंजॉय किया करो वीडियो को। कोई नहीं, मन करे कर दिया करो, ऐसे कोई प्रेशर नहीं है। बस ये है कि थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो इसलिए वो है, वरना तो आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है? आप देख लिया करो, अगर मन करे जिस तरीके से आप लोगों को, उससे ही रहता है। थोड़ा सा चीजें जो है वो ना, जो रिपोर्ट करते हैं उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है कि हाँ लाइक करने वाले ज्यादा हैं, वरना और कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छे से पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है? आगे बात करते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। देखिए, जिंदगी में आप लोगों के सामने बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। अगर उन दिक्कतों को आप लोगों ने अपने एड़ियों के तले रखा और हमेशा उनकी सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ते चले गए, तो आप लोग हमेशा आसमान छूते हुए नजर आओगे। पर लेकिन अगर कोई भी दिक्कत ऐसी आई जो आप लोगों के सर पर हावी हो गई, वो आप लोगों को कुचल कर रख देगी। तो इसलिए हमेशा दिक्कतों को अपनी एड़ी के नीचे रखो, ना कि उसके सर के ऊपर उसको हावी होने दो। और एक और अभी बड़ी प्यारी सी बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा। किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप लोग ऊपर से देखोगे तो आप लोगों को उसका सॉल्यूशन नजर आ जाएगा। पर लेकिन किसी भी प्रॉब्लम के आप लोग अंदर घुसे रहोगे और उसी में घूमते रहोगे तो आप लोगों को सॉल्यूशन नजर नहीं आएगा। मतलब क्या है? मतलब यहां पर किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप लोगों को देखना है तो एज ए थर्ड पर्सन देखो, जैसे कि बाहर वाला खड़ा हुआ देख रहा है किसी और की प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आएगा। पर लेकिन अगर खुद के ऊपर आप लोग उसको हावी कर देखोगे तो कभी भी आप लोगों को सॉल्यूशन नजर नहीं आएगा। तो ये तरीके होते हैं, जो समझदार आदमी होते हैं, चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना जानते हैं, वो हमेशा प्रॉब्लम को ऊपर से देखते हैं बाहर निकलकर, तो उनकी समझ में आ जाता है अच्छा ये दिक्कत है, और वो उसका सॉल्यूशन भी निकाल पाते हैं। यही काम आप लोगों को करना है। हमेशा समस्या को ऊपर से देखो ताकि पूरा व्यू आप लोगों को उसका नजर आए और सॉल्यूशन उसका आसानी से आप लोग निकाल पाओ, ठीक है? तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। आई होप कि आप लोग इसको समझोगे और किसी भी प्रॉब्लम के सामने अपने घुटने नहीं टेकोगे। तो एसएलवी कमांडो हो तो कमांडो की तरीके से काम करना है, ठीक है? किसी चीज के सामने कभी भी अपने घुटने नहीं टेकने हैं। शानदार लेक्चर रहेगा, टकटकी लगाकर देखिएगा, बिल्कुल इस बिल्ली की तरह, ठीक है? इस कैट की तरह। एक बच्चा कह रहा है सर कैट की तरह यहाँ पर टाइगर लगा दो। यार सर्च किया, मुझे मिला नहीं, ठीक है? बिल्ली से ही काम चला बिल्ली से ही काम चला लो, ओके? आगे बात करेंगे। आज पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या क्या डिस्कस करेंगे। ये सारा ओवरव्यू नहीं होता है, इसके अलावा भी बहुत कुछ मैं डिस्कस करता हूं। यहाँ पे एक हल्की सी झलक आप लोगों को लेक्चर की मिलती है। एक तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर डेमोक्रेसी समिट के बारे में बहुत सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा एक्स्ट्रा, जो कि अब तक आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में जानेंगे काफी डिटेल में किसके द्वारा ये अभी कंडक्ट कराई गई है, ये आप लोग बताइए। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर बेसिकली दो बॉडी आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक को बोलते हैं संघाई जो कॉर्पोरेशन सेक्रेटरीट है, जो कि बीजिंग के अंदर में। दूसरा है एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑन रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसको रैट्स बोलते हैं। ये कहां पर लोकेटेड है ये आप लोगों को बताना है। तो ये जो आर्टिकल 2-3 दिनों से आप लोगों का बचा हुआ था, इसको मैं कवर करा दूंगा, छूटेगा कुछ नहीं। मैं हूं ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ाऊंगा उतने की तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाकी का जो नहीं पढ़ा रहा हूं उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। इंडिया के बारे में बात की जा रही है। इंडिया का रोल क्या है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में। हमारे देश में दो ऐसी बॉडी लेकर आएगी जिसके बारे में बात करें 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में, जिनके द्वारा, अच्छा ठीक है, अरे यार
मैं भी ना मजे मजे में ना आंसर बता देता हूँ कई बार। मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा आंसर तो बता दी, मैं पूछने वाला क्या था क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। बताइएगा 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में यहाँ पर जब आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली एक तो है पंचायती राज सिस्टम और एक है म्युनिसिपैलिटी। आप लोगों को ये बताना है कितने कितने सब्जेक्ट हैं इनके अंदर जिनके द्वारा काम करने की बात की जाती है इन दोनों बॉडीज के द्वारा, ठीक है। तो ये बताइएगा, एक पर्टिकुलर रिपोर्ट है जिसके द्वारा इंडिया को बोला गया पार्सली डेमोक्रेसी है, एक पर्टिकुलर रिपोर्ट के द्वारा बोला गया कि इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी है, यानी कि हमारी कंट्री में प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं है। तो दोनों रिपोर्टों के नाम आप लोगों को बताना है, इंपॉर्टेंट है, समझेंगे डिटेल में। चाबार पोर्ट जो है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डिटेल में जानेंगे। पहले तो ये कनेक्ट करेगा INSTC, तो ये क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में यहाँ पर चाबार पोर्ट जो है वो ईरान के अंदर है, मैंने आप लोगों को बताया, पर लेकिन ईरान की कौन सी प्रोविंस में है। अगर एग्जामिनर की लार थोड़ी टपक जाए और वो बोले कि क्वेश्चन ऐसा पूछूंगा कि आप लोगों को घुमाना है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है फिर, ठीक है। आप लोग बोलोगे चाबार पोर्ट वहां पे है, चाबार पोर्ट उसके साथ में ऐसे कनेक्ट करता है, अरे वो तो याद था, इतनी बार बताया यार, ये था वो था, पर लेकिन कौन सी प्रोविंस में है वो अभी बता देते हैं। तो ये हालांकि मैं पहले बता चुका हूं, तो आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। हमारे संविधान में कई सारे संशोधन किए गए, आप लोगों को पता है। आप लोगों को ये बताना है कौन सा संविधान में संशोधन किया गया जिसमें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के बारे में बात की जा रही है, वाइल्ड एनिमल बर्ड्स के बारे में बात की जा रही है। इनको ट्रांसफर कर दिया गया, पहले ये स्टेट लिस्ट में थे और फिर इनको यहां पर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। संविधान में जब आप लोग जाएंगे 7वें शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो पहले ये स्टेट लिस्ट में था, यानी कि राज्य काम कर सकता था अकेला, अब इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया समवर्ती सूची में, यानी कि दोनों मिलकर काम कर पाएंगे। तो इसके बारे में पता होना चाहिए। अल्फा पार्टिकल्स जो है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो यहां पर किसके एटम है ये आप लोगों को बताना है। बीटा पार्टिकल्स जो हैं ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के, और गामा जो होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इनके बारे में डिटेल में बातें करूंगा, आखिर क्यों न्यूज में है वो भी हम लोग समझेंगे। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा चुका है। रेडियो एक्टिविटी जो है उसकी यूनिट क्या है ये आप लोगों को बताना है। एक यूनिट क्यूरी भी है, आप लोगों ने सुना होगा मैडम क्यूरी के बारे में। यहां पर अगर बात करें तो एक और यूनिट है जो कि कई बार पूछी जाती है, वो आप लोगों को बतानी है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो कि काफी डिटेल में कवर करूंगा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में, ठीक है। तो इसके चलते आगे बढ़ते हैं, काफी अच्छे से एक एक चीजें आप लोग यहां पर समझकर चलिएगा, ठीक है। इसी के साथ में जहां पर कोई कंफ्यूजन हो तो उसको आप लोग पूछ लिया करो। मैं डायरेक्ट देखिए इंडिविजुअल का नाम लेकर तो नहीं बताता हूं, पर आप लोगों ने फील किया होगा कि आप लोगों के कई सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वीडियो के अंदर मिल जाते हैं, यानी कि कमेंट में पढ़ लेता हूं, जहां पर मुझे लगता है कोई टॉपिक आ रहा है तो फिर वहां पर उसका आंसर भी दे देता हूं, ठीक है। तो इसके चलते आप लोग थोड़ा सा अगर वीडियो को ढंग से समझते हुए चलोगे तो कभी कोई दिक्कत आप लोगों को सामने नजर नहीं आएगी, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, एक एक आर्टिकल समझते हैं ढंग से। सबसे पहला आर्टिकल जो जीएस पेपर 2 में ये इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट भी प्रीलिम्स में आप लोगों का यहां पर क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे अभी बताऊंगा। हमारी कंट्री में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है, एस जयशंकर साहब ने। इनके द्वारा बोला गया कि यूएसए के द्वारा जो भी कई सारे सैंक्शन लगाए गए हैं अभी फिलहाल रिसेंटली, उनमें जो चाहबार पोर्ट है यहाँ पर उसके ऊपर आप लोगों को चीजें जो है अमेरिका का जो प्रतिबंध जो है उसके बारे में अगर बात की जाए तो आप लोगों को उसका असर देखने को नहीं मिलेगा, ये यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया है। तो चाहबार पोर्ट है कहां पे, पहले आप लोग ये समझिए। चाहबार पोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा ये ईरान के अंदर में, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने है, ईरान के अंदर कहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है इसकी। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहां पर देखते हैं, ये चाहबार बे के नाम से भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी में यहां पर चाहबार पोर्ट भी आप लोगों को नजर आएगा। पोर्ट अगर आप लोग यहां पर देखना चाहेंगे तो आप लोग यहां पर बेसिकली देख सकते हैं, ये चाहबार पोर्ट आप लोग यहां पर देखते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने है यहां पर, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो कई बार आप लोगों से डायरेक्ट लोकेशन भी पूछ ली जाती है, तो लोकेशन जितने अच्छे से आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे उतने ही ज्यादा आप लोग चीजों को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। चाहबार पोर्ट कहां पर लोकेटेड है, तो याद रखिएगा ये सिस्टर्न प्रोविंस, तो यहां पर SIS सिस यानी कि सिस्टर जैसे बोलते हैं ना, तो याद रख लीजिएगा चाहबार जो है यहां पर एक तरीके से ये हमारी कंट्री का सिस्टर पोर्ट है, जो कि जो यहाँ की सिस्टर्न प्रोविंस के अंदर है ईरान के। और इसी के साथ में ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हमारे लिए क्योंकि ईरान, इंडिया और अफगानिस्तान की यहाँ पर एक कनेक्टिविटी बन जाती है। जब हम लोग यहाँ से चलते हैं अपनी कंट्री के अंदर से तो यहाँ पर चाहबार पे पहुंचेंगे, अफगानिस्तान पे पहुंचेंगे, और अफगानिस्तान से होते हुए हम लोग यहाँ पर आसानी से अगर चाहें तो सेंट्रल एशिया के पास में भी हम लोग जा सकते हैं। तो सेंट्रल एशियन ये कंट्री काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारे रिसोर्सेज यहाँ पर पाए जाते हैं, तो हमारी कनेक्टिविटी के लिए काफी अच्छी है, और फिर इससे हम लोग ऊपर भी अपनी कनेक्टिविटी बना सकते हैं। तो इसके बारे में तो आप लोग समझिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और ये चाहबार पोर्ट जो है वो गवादर पोर्ट जो है उससे लगभग 172 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आप लोगों को नजर आएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 72 नहीं है यहाँ पर, ये 172 किलोमीटर लगभग आप लोगों को नजर आएगा।
तो अभी ये इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है, एक तो ऑल्टरनेटिव रूट हम लोगों को मिल जाता है क्योंकि पाकिस्तान बदतमीजी काटता है हमेशा। अभी जब हम लोगों ने बोला अफगानिस्तान में सामान लेके जाना है तो पाकिस्तान ने मना कर दिया, वो तो भला वो तालिबान वालों का, यानी कि तालिबान ने प्रेशर डाला और पाकिस्तान के तोते खड़े हो गए। तो पाकिस्तान ने बोला ठीक है ले जाओ, तुम भी क्या याद करोगे। हमने बोला याद थोड़ी ना करेंगे, याद तो तुमको करना है कि हम लोग कहां कहां से क्या क्या कर देते हैं। स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट यहाँ पर ये कि ये लोकेटेड है गल्फ ऑफ ओमन के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर गवादर एयरपोर्ट से लगभग 172 किलोमीटर है और चाइना काफी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं यहाँ पर। जब हम लोग बात करते हैं इसके पड़ोसी जो पोर्ट है, यानी कि जो मैंने बताया ना अभी यहाँ पर गवादर पोर्ट, क्योंकि चाइना को वन रोड वन बेल्ट वाला जो इनिशिएटिव है उसको काफी अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। चाइना का जो वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव है ये अगर बात करें तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है और ये 2013 में इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था और लगभग आज की डेट में 70 ऐसी कंट्री हैं, 70 ऐसे देश हैं जहां पर ये फैल चुका है। सिल्क रोड जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक बेल्ट, ये लैंड रूट है यहाँ पर, और इसी के साथ में मैरीटाइम सिल्क रोड, ये है यहाँ पर मैरीटाइम रूट, यानी कि ऊपर वाला तो जमीन के रास्ते कनेक्ट करेगा यहाँ पर, खासकर अगर बात करें सेंट्रल एशिया को, फिर यहाँ पर आप लोगों को पहुंचेगा कहां पर, ये यूरोप तक अंदर कनेक्ट करेगा। और नीचे वाला यहाँ पर जो पानी वाला रूट है यहाँ पर ये कनेक्ट करेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ में, फिर यहाँ पर ये यूरोप के अंदर पहुंचेगा। तो इस तरीके से ये जाल इनके द्वारा बिछा दिया गया है। तो ये जाल इनके द्वारा 2013 में स्टार्ट किया था, अब जाकर ये पूरा चरम सीमा पर यहाँ पर पहुंच चुका है। एक तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर आप लोग याद रखेगा कि एक तरीके से यहाँ पर ये काफी अच्छे से इन्वेस्टमेंट करता है, पर लेकिन लोगों को डेट ट्रैप में फंसाता है, यानी कि इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां पर कर देता है कि लोग जो है अब फिर यहाँ पर उधारी लेनी पड़ती है फिर से उसका पैसा रिटर्न करने के लिए। तो ये कुछ बातें आप लोग याद रखिएगा। ये डेट ट्रैप क्या होता है अभी पूछा भी गया था यहाँ पर, शायद राजस्थान या हरियाणा पीसीएस के अंदर पूछा गया था। इसी के साथ में कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो अभी आगे चलकर हम लोग इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में आप लोग याद रखिएगा, रसिया और यूरेशिया के साथ में हम लोग कनेक्ट करने की बात की जा रही है। तो इसके चलते अगर आप लोग देखिएगा इंडिया से चलेंगे, ठीक है, तो यहां पर आप लोग एक तो पानी के रास्ते होते हुए ये पर्टिकुलर रास्ता आप लोगों को नजर आएगा, मेडिटेरेनियन सी से होते हुए नॉर्थ सी से यहां पर इस तरीके से आप लोग यहां पर नजर आएंगे, और इधर से ये लैंड वाला रास्ता आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो आगे चलकर इसको कनेक्ट करने की बात की जा रही है सेंट पीटर्सबर्ग के, जो कि रसिया के अंदर आप लोगों को नजर आएगा। तो हम भी आज की डेट में ऑल्टरनेटिव कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी के रास्ते ढूंढ रहे हैं जिससे कि हम लोग अपने लेवल पर कनेक्टिविटी बना सके। तो याद रखिएगा इसको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर आप लोग बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको INSTC आप लोग बोलेंगे। तो ये रसिया और यूरेशिया वाले रीजन में नजर आएगा। इसी के साथ में इंडिया जो है वो डायरेक्ट एक्सेस करता है अफगानिस्तान और अदर सेंट्रल एशियन जो रिपब्लिक है उसमें, तो यहां से ये काफी ज्यादा फायदा देखने को मिल जाएगा। कल को अगर रिसोर्सेज भी हम लोग को लेकर आने हैं तो हमारे लिए ये आसान रहेगा। तो इसीलिए यहां पर जो यूएसए के द्वारा बोला कि सैंक्शन नहीं लगेगा, तो ये अच्छी बात है यहां पर। तो ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आप लोगों को ये आर्टिकल भी देखने को मिलेगा, डिटेल में कवर किया गया। तो ये जो डिस्कशन होता है ना इसके अंदर PIB, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस जो इंपोर्टेंट आर्टिकल होते हैं, तो सारी चीजें कवर हो जाती है आप लोग यहाँ पर। यानी कि एक वीडियो आप लोग की हो गई हिंदू वाली, उसमें एक पूरा हिंदू न्यूज़पेपर कवर हो गया, और बाकी के जो बच्चे इंपोर्टेंट आर्टिकल हैं वो आप लोग यहाँ पर कवर हो गए। और दोनों को अगर कंबाइन कर दोगे तो करंट अफेयर प्लस स्टैटिक आप लोगों का सारा कवर हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसके चलते आप लोग अच्छे से अपनी चीजों को कंट्रोल कर पाओगे। तो अभी यहाँ पर चाहबार पोर्ट एग्जैक्ट लोकेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता ही दी, और इसकी कनेक्टिविटी के बारे में मैंने आप लोगों से बात कर ही ली कि इसकी काबुल में भी हम लोगों ने अभी यहाँ पर काफी सारा सामान अपने यहाँ से भेजा था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए लोकेशन हो जाती है। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है कि रीजन क्या है यहाँ पर कि हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि यूएस के जो सैंक्शन है उसको लेकर अगर बात की जाए तो देखिए हम लोग चाहते हैं कि यहां से एक तरीके से एक्सेप्शन मिल जाए, ठीक है। अगर यहां पर एक्सेप्शन मिल जाता है, छूट मिल जाती है अगर यहां पर, तो काफी अच्छा रहेगा। सॉरी अच्छा रहेगा नहीं, अच्छा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन मिला है, यहाँ पर इनकी छूट दी गई। इसको छूट के रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन तो यही कि अभी यहाँ पर जो बेसिकली जो बाइडेन जो है वो अफगानिस्तान से दुम दबाकर भागे, नाक रगड़कर यहाँ पर गए, क्योंकि तालिबान जो है वो उन्होंने उनकी नाक में दम कर दिया। तो इसके चलते अब यहाँ पर अगर कल को थोड़ा बहुत कंट्रोल रखना है, तो अगर ईरान में यहाँ पर कंट्रोल रहेगा तो थोड़ा बहुत अफगानिस्तान में कंट्रोल रख पाएंगे, या फिर लालच देकर यहाँ पर तालिबान को ये भी बता सकते हैं कि हम लोग आपको यहाँ पर बेसिकली रूट रास्ता दिखा सकते हैं, चाबार पोर्ट के थ्रू आप लोग अरेबियन सी में आ सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो कि लैंडलॉक कंट्री है, तो इसलिए उसे किसी न किसी कंट्री की चापलूसी करनी पड़ेगी। तो या तो ईरान की करेगा या फिर पाकिस्तान की करेगा। पाकिस्तान की करेगा तो पाकिस्तान उसके बदले में बहुत कुछ मांगेगा, और ईरान तो बस ये बोलेगा कि भाई शांति बनाए रहे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो इसका ये कंडीशन रहेगा, यानी कि तुम अपने देश में शांति में रहो तो वो रहेगा। तो ये इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर इसको छूट दे दी गई। अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, और पाकिस्तान जो है वो इंडिया को रास्ता देता नहीं है, तो हमारे लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पाकिस्तान यहाँ पर आज के डेट में अलग ही मनमानी करता है जब बात आती है अफगानिस्तान के नाम पर। उसको ये लगता है कि अफगानिस्तान का पापा है वो, ठीक है।
तो वो कंडीशन यहां पर नजर आएगी। अफगानिस्तान जो है वो काफी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करता है खासकर, और इसी के साथ में अफगानिस्तान के अंदर काफी स्ट्रेटेजिक अगर अल्टरनेटिव अगर रास्ते भी देखने हैं तो लैंडलॉक कंट्री को, मैंने बोला ना भी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहना ही रहना पड़ेगा। तो ये तो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट रहे, यहाँ पर पाकिस्तान के थ्रू आ जाए या फिर ईरान के थ्रू आ जाए। तो ईरान तो अच्छा इंसान है एज कंपेयर टू पाकिस्तान, जो कि यहाँ पर अपने फायदे के बारे में सोचेगा और यहाँ पर अफगानिस्तान के फायदे को सोचेगा। पर पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान ये बोलता है कि मेरा फायदा हो चाहे ना हो, पर इस इंसान का यानी कि अपनी प्यारी, हमारी दिल और जान, हमारी प्यारी कंट्री का फायदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इतना भी जलन किस काम किया, इंसान को इतना भी नहीं जलना चाहिए। ऐसा करना चाहिए कि चलो हम भी मजा ले रहे हैं, दूसरा भी मजा ले, पर लेकिन वो चीजें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो पाती हैं। बाईपास करेगा यहाँ पर पाकिस्तान को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी, और यहाँ पर इसीलिए अमेरिका के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि अमेरिका के जो एक तरीके से जो आज के डेट में अमेरिका के खिलाफ जो यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर जो आज के डेट में इंट्यूशन नई नेगेटिव पैदा हुई है, और खासकर ईरान में भी जो आज के डेट में दिक्कतें चल रही हैं अमेरिका को लेकर, तो उसमें भी शांति बनाई जा सकेगी। ठीक है, तो इसलिए भी चाबार काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये अमेरिका को जो बेसिकली बाईपास करने का काम करेगा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो चाइना की गोद में बैठा हुआ है आज के डेट में, तो इसके चलते दिक्कतें नजर आती हैं अमेरिका को भी। अभी अमेरिका ने डेमोक्रेसी समिट बुलाई, उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा, और पाकिस्तान ने साफ साफ मना कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आज के डेट में किसी रिक्शा वाले को प्राइम मिनिस्टर आकर बोले कि भाई साहब मुझे वहां जाना है, और रिक्शा वाला बोले खाली नहीं हूं। ठीक है तो वो वाली बात आप लोगों को नजर आएगी। पाकिस्तान जो है वो आज के में भी पाकिस्तान जो स्टिल कंट्रोल ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव जो रूट्स होते हैं, जो कि अफगानिस्तान के अंदर जो सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, पाकिस्तान के कंट्रोल में रहते हैं, अगर ईरान के थ्रू चीजें न जाए तो इसलिए यूएसए चाहता है कि कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव बने यहाँ पर अंदर जाने का, और चाबहार पोर्ट को इसलिए काफी इंपोर्टेंस यहाँ पर दी जा रही है। इसी के चलते यहाँ पर अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है उसको भी कंट्रोल रख पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा तो पाकिस्तान के हिसाब से काम करेगा, और डिपेंडेंट नहीं रहेगा तो थोड़ा शांति में अच्छे काम भी करेगा, तो अच्छी बात है। तो कुछ और पोर्ट मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूं जो याद रखेगा। इसी के साथ में बंदर अब्बास आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, ये चाबहार हो गया, ये गवादर हो गया, और अपना कांदला हो गया। ठीक है, तो कांदला आप लोग गुजरात में देखने को मिलेगा। ये क्या है यहाँ पर, ये और ये क्या है, इसको एक को रन ऑफ कच्छ और एक को यहाँ पर खंबात बोलते हैं। ठीक है, तो गल्फ ऑफ खंबात, तो कौन से को रन ऑफ कच्छ और कौन से को गल्फ ऑफ खंबात बोलते हैं, ये आप लोग को बताना है। और यहाँ पर है ये अहमदाबाद, और ये हो गया यहाँ पर सूरत। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ये गल्फ ऑफ ओमन हो गया यहाँ पर, और ये आप लोग ओमन जो है इसी के नाम पर इसका नाम रखा है, जिसकी कैपिटल मस्कट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बन जाएंगे। एक तो डायरेक्ट इसी से पूछ सकते हैं, दूसरा यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताया इसके बारे में पूछ लेंगे कि कितना कितना कहां पर क्या क्या है। जो इससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट जो लोकेशन मैंने चीजें आप लोगों को बताई वो है यहाँ पर ये। ठीक है, ये प्रॉपर रूट इसका नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है। चाइना का रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी, बाकी यहाँ पर कौन सी प्रोविंस में है। तो ये कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। तो बिल्कुल धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इससे पहले आप लोग अपनी जो है बनी है अपना धनुष्मान तैयार रखो, इससे पहले कि एग्जामिनर जो है उस पर लाल टपकाए। ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट न्यूज यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी रिसेंटली एक डेटाबेस तैयार किया गया है, यानी कि कुछ आंकड़े सामने रखे गए हैं। किसके द्वारा? ये है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। और बोला गया यहाँ पर वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो जो है बेसिकली वाइल्ड लाइफ कंट्रोल जो ब्यूरो है, इसी के साथ में स्टेट फॉरेस्ट एंड जो पुलिस अथॉरिटी है, इसके द्वारा पास्ट 3 ईयर में यानी कि 2018, 19 और 20 के अंदर में लगभग 2054 केसेस यहाँ पर रजिस्टर किए गए, जिसमें गलत तरीके से यहाँ पर जीव जंतुओं को मारा गया है। यहाँ पर यानी कि एक तरीके से जो इंसान है वो अपनी पराकाष्ठा पार कर रहे हैं, इंसान जो है वो जानवर बन गए, ये इनके द्वारा अभी चेक किया गया है अपनी इस रिपोर्ट के तहत। तो ये इनके द्वारा बताया गया है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल जो ब्यूरो है, ये एक स्पेसिस जो स्पेसिफिक यहाँ पर इनके द्वारा जब चीजों को चेक किया गया, खासकर स्टेट एजेंसी के अंदर, तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली कि इलीगल तरीके से काफी लार्ज स्केल पर ट्रेड किए जाते हैं। देखा ना कि हाथी के दांत काट लिए, जो वन हॉर्न राइनोज है, उस गैंडा नहीं है उसका सींग काट कर ले गए। तो इस तरीके की चीजें हरकतें आप लोगों को इंसानों की नजर आएगी, तो वो इंसान जो है वो जानवर से भी बदतर होता हुआ यहाँ पर नजर आता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली। इसके चलते यहाँ पर वाइल्ड लाइफ जो रिसोर्सेज है उनका, जिसके चलते दोहन काफी ज्यादा तौर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर इसके चलते इलीगल व्यापार के कई सारे ग्रुप यहाँ पर बन जाते हैं, और वाइल्ड लाइफ जो प्लांट्स हैं उनका भी खासकर उनकी अलग अलग जो वेराइटीज हैं उनके ऊपर भी काफी ज्यादा यहाँ पर थ्रेटन्ड जो स्पीसीज में वे चले जाते हैं, क्योंकि इलीगल तरीके से उनका ट्रेड होता है। तो ये कुछ सारी ऐसी चीजें हैं जिनका इलीगल व्यापार किया जाता है, तो दिक्कतें देखने को मिलती है। अभी यहाँ पर मैंने बताया कि लगभग 2054 के करीब ऐसे केस रजिस्टर किए गए, जिसमें वाइल्ड लाइफ एनिमल जैसे कछुए हो गए बेचारों को, इनको उठाकर बेचा जा रहा है। तो ये ऐसी चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आती है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट पहले यहाँ पर एक
जो इंफॉर्मेशन बताता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। अगर बात करें डोमेस्टिक लीगल जो फ्रेमवर्क फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में, यानी कि हमारे देश के अंदर में अगर हम लोगों को यहाँ पर अपने जो जीव जंतु हैं उनको सेव करना है, तो क्या संविधान इसके बारे में कुछ बोलता है? जी हाँ, बिल्कुल बोलता है, और धाड़ धाड़ कर बोलता है। क्या बोलता है? बोलता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 42वां संविधान में संशोधन किया गया था 1976 में। इसने ये बोला कि फॉरेस्ट एंड द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है, यानी कि जंगलों को आप लोगों को प्रोटेक्ट करना है और उसके अंदर जो जानवर है उनको भी आप लोगों को यहाँ पर उनका ध्यान रखना है। पहले ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता था, पर लेकिन अब कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची के अंदर आता है। तो 42वां संविधान में संशोधन करके ये यहाँ पर बातें सामने रखेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लेना। इसी के साथ में आप लोगों को पता है हमारे संविधान में जब पार्ट 4 में आप लोग जाओगे, उसके अंदर आप लोगों को आर्टिकल बेसिकली 36 से लेके 51 तक देखने को मिलेंगे। तो 51 का जो ए है यहाँ पर, उसके अंदर आप लोगों को फंडामेंटल ड्यूटी देखने को मिलती है। तो फंडामेंटल ड्यूटी भी इंसान की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आती है कि भाई साहब आप लोगों को भी कुछ काम करने हैं। क्या करना है कि हम लोगों को भी यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रोटेक्ट करना है और इंप्रूव करना है जो भी हमारा इन्वायरमेंट होता है और वाइल्ड लाइफ होती है, यानी कि हमारी ड्यूटी भी है, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तीसरा यहाँ पर जो आर्टिकल 48A है, ये क्या बात करता है? ये बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी को बोलता है कि भाई साहब आप लोगों को क्या करना है कि राज्य यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है उनको भी यहाँ पर सेफगार्ड करना है और प्रोटेक्ट करना है इन्वायरमेंट को भी और वाइल्ड लाइफ को भी। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए और कईयों बार डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया इसको स्टेट लिस्ट से, और यहाँ पर 51 में बोलता है हमारी ड्यूटी है और 48 में बोलता है राज्य की ड्यूटी है। लीगल फ्रेमवर्क क्या है यहाँ पर? ये तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया 1972, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया 1986, और इसी के साथ में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हो गया 2002। तो ये कुछ ऐसे एक्ट है हमारे देश में जो कि यहाँ पर एक्शन लेने के बारे में बात करते हैं अगर कोई ऐसी बदतमीजी काटता हुआ पाया जाता है। तो कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कई बार इनका शिकार कर करें, इनके बाल काट कर कपड़े तो बनाते हैं, चलो वो तो फिर भी चल जाता है, पर लेकिन इनके सींग काट कर ले जाएं वो थोड़ी सी बदतमीजी ज्यादा हो जाती है। उसमें तो बेचारा पत्नी जैसे तैसे उनकी जिंदगी कटती है, तो वो काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं। वेरियस स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी कंट्री में भी और ऑल ओवर वर्ल्ड में कई सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। बेसिकली यहाँ पर आप लोगों से बात करूं वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो के बारे में, तो याद रखिएगा 2006 में ये बॉडी बनाई गई थी, वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो। ये जो बॉडी है यहाँ पर द वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट 2006, उसके चलते यहां पर ये फोर्स में लेकर आई गई। और किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आते हैं, यानी कि इसकी पापा एजेंसी जो है वो यहां पर ये वाली मिनिस्ट्री है। ऑपरेशन सेवा ऑपरेशन सेवा कर्मा, ठीक है। तो ये फोकस करता है कि आज की डेट में जो टर्टल हैं और जो टोर्टोइज हैं, ठीक है, तो उसको रोकने की कोशिश करता है कि यहाँ पर, तो ये आप लोग याद रखते हैं KURMA, ठीक है। तो यहाँ पर कर्मा हो गया बेसिकली किसका? ये टर्टल को सेव करने का, ठीक है। इसी के साथ में एक ऑपरेशन है यहाँ पर जिसको टर्टल सेल्ड बोलते हैं, यानी कि उसकी देखरेख करने वाला उसके सामने मतलब एक ढाल बन के खड़ा होना। तो टर्टल सेल्ड जो है यहाँ पर ये बेसिकली टर्टल का इलीगल व्यापार नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन, यहाँ पर इसकी बात की जा रही है, इसको बोलते हैं लेस नो। तो ये है बेसिकली अटेंशन कि किस तरीके से इलीगल व्यापार होता है जो लेस नोन स्पीसीज है। बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको हम लोग जानते ही नहीं है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को पिक्चर दिखाई, आप लोग कितने जानते हैं इसमें? इसको चुर बोलते हैं, चुर एंटीलोप। तो इसके बारे में मैंने पहले आप लोगों को एक बार पढ़ाया भी था, ठीक है। जब मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बेसिकली नेशनल पार्क वगैरह पढ़ा रहा था, तो उस टाइम पर मैंने आप लोगों को इनके बारे में बताया भी था। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ऑपरेशन क्लीन आर्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्लीन आर्ट किसके लिए यहाँ पर? ये तो जो मैंग्रूव्स होते हैं, ठीक है, जिसको मैंगूज बोलते हैं, उनका हेयर वगैरह वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, उनको यूज किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ में ऑपरेशन बीरबल, तो ये ऑपरेशन बीरबल जो है ये इलीगल वाइल्ड लाइफ जो बर्ड्स होती हैं उनको बेसिकली रोकने की कोशिश करता है। बीरबल सानी आप लोगों ने सुने होंगे, ठीक है। तो उसी के चलते यहाँ पर इनका नाम भी रखा गया है। तो कई सारे ऐसे ऑपरेशन हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं, इनका नाम पूछ ले जाएगा और बोलेंगे बताइए कौन सी जाति से, कौन सी पशु पक्षी से ये रिलेटेड है। तो हल्का सा इस स्क्रीन का शॉट भी आप लोग ले सकते हैं इसको याद रखने के लिए, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज आना नहीं है। और बाकी पीडीएफ तो आप लोगों को मिल ही जाती है, टेलीग्राम पर जाकर उसको डाउनलोड कर लेना, लंबे समय तक आप लोग याद रख सको। और देखिए कई बार ना यहाँ पर मैं कई सारी और भी चीजें शेयर करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने 12 ज्योतिर्लिंगास के बारे में यहाँ पर 2 पिक्चरें शेयर की थी, इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट चीजें रहती है। और एक बच्चा पूछ रहा था सर नवंबर मंथ की जो करंट अफेयर नहीं आई है यार, नवंबर मंथ की करंट अफेयर में 1 तारीख को ही डाल चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा, इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा चुका हूँ, ठीक है। तो सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। थोड़ा सा जाकर सर्च कर लीजिए, टेलीग्राम पर रहिए तो सारी चीजें आप लोग को मिलती रहेगी। आगे चलते हैं, वेरियस स्पीसीज स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट जो यहाँ पर ऑपरेशन चलाए जाते हैं, जैसे ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये सहतूत सवाल जो होते हैं, जो चुर वुल होती है, उनके ऊपर काम किया जाता है बेसिकली। ये मैंने अभी बताया ना आप लोग, यहाँ पर जो इनका वुल बनाया जाता है यहाँ पर, इससे इसके ऊपर ये काम करता है।
तो इसका ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड इसको बोला गया है। तो इलीगल ट्रेड न हो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है। ऑपरेशन वाइल्ड नेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये अटेंशन फोकस करता है कि इलीगल जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रहा है, खासकर यहां पर अगर बात करें इंटरनेट और सोशल मीडिया के थ्रू जो प्लेटफॉर्म है उनका यूज किया जा रहा है इन सब चीजों के लिए, तो उसको रोकने की कोशिश करता है। ऑपरेशन फ्री फ्लाई, यहां पर ये बेसिकली जो लाइव बर्ड है उनके बारे में बात करते हैं, उनका इलीगल व्यापार होता है। ऑपरेशन यहां पर वेट मार्क आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बेसिकली जो मीट वगैरह, जो वाइल्ड एनिमल जिनकी मीट वगैरह के लिए उनको मार्केट में सप्लाई किया जाता है, तो उसके ऊपर यहां पर काम करता है। तो ये बहुत सारे ऑपरेशन है यहां पर ये, ठीक है, तो जिसके बारे में याद रखते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ये इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट के, कई सारे जो मैंने आप लोगों को बताया, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसमें, ये मैंने आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन का एंगल बताया। और बाकी जो यहाँ पर कोलैबोरेशन करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो ये भी काफी लार्ज स्केल पर है, जैसे कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फ्यूना, कन्वेंशन एंड कंजर्वेशन माइग्रेटरी, नहीं एक एरिया से दूसरी एरिया में जो स्पीसीज चली जाती है उसके ऊपर फोकस दिया जाता है। इसी के साथ में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में भी यहाँ पर बात की जाती है। इसी के साथ में वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। रामसर साइट आज की डेट में कितनी है हमारे देश में, ये आप लोग बताइए, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। वाइल्ड लाइफ जो ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क के बारे में यहां पर बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, जो यूनाइटेड नेशन फोरम जो फॉरेस्ट, इसके बारे में बात की जाती है। इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन, ये तो मैंने आप लोगों को बताया भी था जब जापान ने यहां पर इसके ऊपर कुछ प्रतिक्रिया दी थी, हम लोगों ने डिस्कस किया था। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसमें मैं आप लोग कई बार बताता हूं कौन कौन सी जीव जंतु आ गए। और ग्लोबल टाइगर फोरम, जिसमें टाइगर की संख्या को डबल करने की भी बात की जाती है, ठीक है। तो ये कई सारी इंटरनेशनल लेवल पर कोलैबोरेशन है जहां मिलकर हम लोग काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अकेले अकेले चल रहे हैं, हम लोग दूसरों को भी साथ में लेकर चल रहे हैं, चल अकेले चलते, ऐसा नहीं है कि दूसरों को साथ में लेकर चल रहे हैं, वैसा अकेले नहीं चल रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। और इसी के साथ में आप लोगों का ये आर्टिकल भी हुआ समाप्त। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की ओर, ओके। तो अगले आर्टिकल की ओर चलते हैं, और ये काफी प्यारा आर्टिकल है, अच्छे से इसको देखिएगा। पॉलिटी पेपर सेकंड 2 में आप लोगों को ये नजर आएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। डिटेल में डिस्कस करूंगा स्टैटिक पोर्शन के साथ में कवर करते हुए, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में न रहे, ठीक है। तो करंट अफेयर को साथ में कवर करेंगे अच्छे से। बात क्या की जा रही है, अभी यूएसए के प्रेसिडेंट जो है उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराएगी जिसको बोला गया डेमोक्रेसी समिट। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, जनता का तंत्र, यानी कि जनता का तंत्र, जनता के द्वारा जनता के लिए। तो ये डेफिनेशन दी गई थी अब्राहम लिंकन साहब के द्वारा। तो उसी को फॉलो करते हुए यहां पर बात करें तो इनके द्वारा इंपॉर्टेंट बात ये बोली गई है कि डेमोक्रेसी समिट फोकस किस एरिया पे करेगी। देखिए अपने देश के अंदर तो डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को बढ़ाएगी, और दूसरे देशों के अंदर जहां ऑटोक्रेसी है, यानी कि जहां पर एक तरीके से नहीं निरंकुश शासन है, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है उसके ऊपर भी ध्यान देगी। तो निरंकुश शासन का कैसे सामना करना है और डेमोक्रेसी को घर में कैसे बढ़ाना है, तो ये 2 मेन एरिया इसके यहां पर नजर आएंगे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब तक मुझे याद आता है बड़ा ही प्यारा इंसान था वो अगर बात करें यहां पर, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो डॉलर है यहां पर लगभग 424.4 मिलियन आप लोगों को देखने को मिलेगा सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की गई इनके द्वारा, जो बाइडेन के द्वारा, जिसमें फ्री मीडिया, फाइट एक तरीके से करप्शन के साथ में बात की जा रही है, उसी के साथ में फाइट डेमोक्रेटिक जो रिफॉर्म है एक तरीके से उसको स्ट्रेंथन करना है, और टेक्नोलॉजी का यूज करना है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में, यानी कि डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने में। उसी के साथ में फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए। ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इनके लिए खासकर, क्यों, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए थे ये माना जाता है कि मीडिया का काफी गलत तरीके से इस्तेमाल उनके द्वारा किया गया था, जो कि सोशल मीडिया में फेसबुक का खासकर उस टाइम पर काफी मिसयूज किया गया, ये बातें बोली गई, ठीक है। तो यहां पर आज की डेट में देखते हैं फेसबुक आज की डेट में मुझे सबसे जो एक ऐसा मीडियम लगता है जो कि सबसे गंदा काम करता है। वहां पर अगर कोई चीज आप लोग की रिपोर्ट कर देना वो उसको तुरंत हटा देता है, पर लेकिन अगर आप लोग अपील करते रहो कि भाई साहब गलती नहीं की उसको देख लो, तो रिप्लाई ही नहीं करता है। समझ रहे हो आप लोग, मार्च से मेरे जो अकाउंट के ऊपर वार्निंग लगा रखी है, पर लेकिन अब तक वार्निंग नहीं उठाई, दुनिया भर के उसको मेल कर चुका हूं। मैंने कहा ये तो बता दो हटाया क्या भाई साहब, कम से कम गलती तो बताओ हमारी तो हटा रहे हो तो कम से कम गलती तो बताना चाहिए, पर नहीं बताते हैं। तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, समझ लेते हैं। अभी एम क्या है, एम यहां पर ये कि कैसे मिलकर कोविड-19 पेंडेमिक को देखना है, ठीक है। इसी के साथ में दो हाथ क्लाइमेट चेंज के साथ में करना है, और इनइक्वालिटी यानी कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, इसको भी चेक करना है। जो समिट है उसका फोकस एरिया यहां पर ये था कि ऑथोरिटाइजेशन यानी कि जो निरंकुश शासन है उसको कैसे देखना है, करप्शन को रोकना है, और ह्यूमन राइट का हनन होने से रोकना है। और ह्यूमन राइट के ऊपर तो ऐसा खेल गया अब की बार कि इसके चलते समिट जो है और फेमस होगी। हमारे देश का स्टैंड क्या है पहले तो ये समझिए। डेमोक्रेसी जो समिट है यहाँ पर ये डील करती है सोशल मीडिया के साथ में, और इसी के साथ में क्रिप्टो करेंसी के साथ में, जो कि हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया कि यार ये 2 ऐसे एरिया हैं जिनके ऊपर सबको मिलकर काम करना चाहिए, कोई एक अकेला देश जो है वो इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाएगा। तो जब मोदी साहब के द्वारा ये बातें बोलेगी
तो यहाँ पर सबको फिर से इसके ऊपर डिस्कशन करने का मूड बना कि हाँ अच्छी बात है, इसके ऊपर डिस्कस कर लेना चाहिए। और इसी के साथ में बोला गया कि लगभग 2500 साल पुराना हमारा देश है, जहां पर डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्योंकि जब हिस्ट्री की एंशिएंट बुक आप लोग उठाकर देखोगे तो लिच्छवी और इसी के साथ में दूसरे किंगडम जो वैदिक और बुद्धिस्ट, इसमें यहाँ पर पुराने टाइम पर भी हम लोग डेमोक्रेटिक तरीके से अपने राजा को चुना करते थे। कई सारे ऐसे राजा रजवाड़े आप लोग को देखने को मिलेंगे। पर लेकिन आज की डेट में जो है, आज के में तो प्रॉपर हमारे देश में इलेक्शन होती है, पर उसमें ये माना जाता है कि उसमें डेमोक्रेसी की जब डेफिनेशन हम लोग आज के में प्रस्तुत करते हैं तो कई जगह क्वेश्चन मार्क लगते हैं। वो कहां पर है उनको मैं आगे बताऊंगा। पहले बात करते हैं डेमोक्रेसी जो है वो कंसिस्टेंटली अगर बात करें तो इंप्रूव हो रही है, इसकी प्रैक्टिस और इसका सिस्टम। और अच्छा ये है कि जनता, हमारे जैसे लोग जो है वो आवाज उठा पाते हैं अगर कुछ गलत यहां पर हो रहा है। वरना अगर सोचो कि राजा कुछ ऐसा हुआ करता, बलबन टाइप का, बलबन ऐसा माना जाता है हिस्ट्री में इतना खतरनाक राजा हुआ करता था वो, अगर उसको लगता है तो एक तरीके से जब किसी के मतलब नहीं परिवार को खत्म करने पे आता था, वो प्रेग्नेंट वुमेन के पेट में से बच्चे को निकाल कर तक मार देता था। तो ऐसी मतलब नहीं नस्ल खत्म कर देना इंसान की, तो वहां तक भी हरकतें किया करते थे। तो उस टाइम पर कोई हिम्मत ही नहीं होती थी बोलने की। पर लेकिन मुझे अपने देश की सबसे प्यारी बात क्या लगती है, हमारा देश जैसे ही आजाद हुआ यहाँ पर 1947 में, तुरंत हमारे यहाँ पर सबको वोटिंग राइट दे दिया। ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई लड़का, ना कोई लड़की, मतलब किसी में कोई भेदभाव नहीं है। जिसकी एज जो है वो 21 साल या फिर उससे ऊपर है उसको वोटिंग राइट दे दिया गया। और बाकी यहाँ पर अगर बात करें बाद में चलकर इसको 18 साल किया गया। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इसको 18 साल किया गया ये आप लोगों को बताना है। काफी डिटेल में मैंने आप लोगों को चीजें कई बार पढ़ा रखी है, रिवीजन आप लोगों को हो जाएगा। और कई सारे बच्चे काफी डिटेल में आंसर देते हैं यार, एक दूसरे का आंसर भी आप लोग देख लिया करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। भंडार भरा रहता है कमेंट बॉक्स यहाँ पर आप लोगों के सीखने से, ठीक है, तो देखिएगा उसको। हमारे देश में अच्छी बात यह है कि हमारा देश स्टार्टिंग से ही वोटिंग राइट पर फोकस देकर चल रहा है, कभी भी कोई दिक्कतें इसमें देखने को नहीं मिले। इंडिया का रोल क्या है स्ट्रेंथ करने में डेमोक्रेसी में, अगर ऑल अराउंड द वर्ल्ड आप लोग बात करें तो अगर अराउंड द वर्ल्ड आप लोग देखोगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है। और खासकर एशिया और अफ्रीका के अंदर भी आज के में ट्रेनिंग दी जाती है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, यहाँ पर दूसरी कंट्री में कि कहां पर कैसे इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं और आप लोग इतने सारे इलेक्शन कितने आराम से कंडक्ट करा लेते हो, ठीक है। तो आज की डेट में हमारी कंट्री का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो ट्रेनिंग देने जाता है, तो अप्रिशिएट करने लायक मूव है, याद रखिएगा। आर्टिकल 324 काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि इलेक्शन कंडक्ट कराने में यहाँ पर हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देता है। डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो पार्टनरशिप, ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आप लोग बात की जा रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है वो यहाँ पर मिलकर काम करती है, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें अफगानिस्तान की पार्लियामेंट हम लोगों ने बनाई, म्यांमार के अंदर अपग्रेड किया हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो उसके चलते कई जगह हम लोगों ने काम भी किया, तो इसके चलते हम लोग काम कर सकते हैं आज के डेट में। तो जिसके चलते हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं कई सारे देश में डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने में। यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी जो यहाँ पर उसके बारे में बात करें तो इंडिया हेल्प करता है यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी जो यहाँ पर उसके चलते, तो ओनली बॉडी विद इन द सिस्टम ऑफ, जो कि यहाँ पर डेमोक्रेसी को एक तरीके से शेयर करती है वैल्यू की, डेमोक्रेसी को और अच्छे लेवल पर हम लोग को लेकर चलना है। अगर बात करें यहाँ पर तो फंडिंग टू द डेमोक्रेसी वॉच डॉग, आज की डेट में जो यहाँ पर यूएसए और इंडिया जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। खासकर अगर बात करें यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड के बारे में और कम्युनिटी जो यहाँ पर ऑफ द डेमोक्रेसीज के बारे में, ताकि डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया जा सके, यानी कि जनता का जो रूल है उसको सपोर्ट किया जा सके। तो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन यहाँ पर जो कि है यूएनडीईएफ यानी कि यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड के अंदर में, जो सपोर्ट करता है लगभग 66 एनजीओ, जो कि यहाँ पर एशिया के अंदर भी कई सारे प्रोजेक्ट सपोर्ट किए जाते हैं। अगर बात करें इंडिया के बारे में तो हमारी कंट्री जो है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जाति या धर्म के नाम पर या फिर इन सब चीजों को रोकने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे देश में कई लार्ज स्केल पर अगर देखें तो आज के में से ऐसे देखेगी, अगर देखा जाए तो दलित वुमेन तक यहाँ पर हाईएस्ट ऑफिस तक पहुंच जाती है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बोलते हैं चाय वाला, ठीक है। मायावती जी को आप लोग देखिए वो चीफ मिनिस्टर बन गई। अगर ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, हमारे संविधान की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, हमारी डेमोक्रेसी की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, वरना अगर कोई निर्कुंज शासन हो जाता तो यहाँ तक कभी चीजें पहुंचती नहीं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर, 2005 में हमारे देश में देखने को मिला। तो सिविल सोसाइटी में खासकर अगर बात करते हैं तो ग्रास रूट लेवल पर यहाँ पर काफी अच्छे से चीजें होती है, आप लोगों को नजर आई। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ने ये काफी बड़ा रोल प्ले यहाँ पर किया। देश के अंदर अगर बात करेंगे जो इंडिया का जो रोल है स्ट्रेंथ करने में डेमोक्रेसी को, वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश के अंदर खुद हमने अपने आप स्वयं हम यानी कि हमारा देश खुद अपने आप में 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, संविधान में संशोधन किया गया 1992 में। और इसके चलते क्या किया गया इनके द्वारा, हमारे देश में यहाँ पर 3rd टायर सिस्टम बनाया गया, ठीक है। जिसके चलते गांव में और हम लोगों ने सिटीज में म्युनिसिपैलिटी और पंचायती राज सिस्टम हम लोग लेकर आए।
तो हम लोगों ने यहाँ पर ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला परिषद यहाँ पर बनाए। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सर्च कर लीजिएगा भाई वीर, वीडियो आप लोगों के सामने आ जाएगी पॉलिटिकल खुलकर। बहुत सारे बच्चे रिवीजन कर रहे हैं और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब भी आप लोग रिवीजन करा करो और आप लोग वीडियो को देख लिया करो, तो दो काम आप लोग कर सकते हैं। एक तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद आई है, दूसरा उसके नीचे डन लिख दिया करो कि हाँ हम लोगों ने ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो इससे मुझे पता चलता रहता है कि हाँ आप लोग जो है अच्छे लेवल पर पढ़ाई कर रहे हो, और मुझे पता चल जाता है कि अच्छा कितने बच्चे जो है चीजों को रिवाइज कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डन मुझे लिखे हुए मिलते हैं, ठीक है। तो वो आप लोग कर सकते हैं ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि हाँ आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है। अगर बात करें कंसर्न क्या है रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बोला जा रहा है कि अगर बात करें डिक्लाइन हुआ है पॉलिटिकल राइट और सिविल लिबर्टीज। डेमोक्रेसी इंडेक्स में ये बोला गया 9% ऑफ द वर्ल्ड जो पॉपुलेशन है वो आज के डेट में फुल डेमोक्रेसी में रहती है। पर लेकिन कई जगह ऐसा है यहाँ पर, जैसे कि म्यांमार हो गया, टूनिसिया हो गया, सूडान हो गया, ये वो कंट्री है जहां पर आज के डेट में मिलिट्री कू हो चुके हैं। ये मतलब क्या होता है, यानी कि मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया। तो ये सोचने वाला मुद्दा यहाँ पर आता है। कंसर्न क्या है रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, तो यहाँ पर ऑथराइजेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे चाइना को आप लोग देख लीजिए, उदाहरण है, ठीक है। अपने आप को डेमोक्रेसी बोलता है, उसको कोई डेमोक्रेसी ना बोले तो वो चिढ़ जाता है, ठीक है। ऐसी ऐसी हरकतें देखने को मिलेगी। पर साउथ चाइना सी में आप लोग देख लीजिए, ताइवान के ऊपर देख लीजिए, उगर कम्युनिटी यहाँ पर जिंगजियान वाले रीजन में देख लीजिए, हांगकांग में देख लीजिए, हर जगह बदतमीजी काट रहा है। वो नहीं कर रायता फैला रखा है चारों तरफ को, पर फिर भी बोलता है कि मैं डेमोक्रेसी। इनको तू कौन कि मैं डेमोक्रेसी है, कि भाई साहब डेमोक्रेसी वाली हरकतें तो कर, पर लेकिन ऐसी हरकतें नहीं है। हमारे देश की भी थोड़ी इमेज अभी डाउन हुई है रिसेंटली। फ्रीडम हाउस 2021 रिपोर्ट में बोला गया कि इंडिया पार्शियली डेमोक्रेसी है, यानी कि एक प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं है। दूसरा बोला गया वीडेम यहाँ पर रिपोर्ट के द्वारा हमको इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी बोला गया है। तो यहाँ पर ये भी काफी एक गलत हमारी इमेज क्रिएट करने की कोशिश की गई है। हालांकि हम फिर भी और कंट्री कंपेयर में बहुत अच्छी पोजीशन पर है। अगर आप लोग देखें ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी 2021 जो रिपोर्ट है उसके बारे में बात करें तो 10 मोस्ट जो यहाँ पर एक तरीके से नहीं जो पीछे खिसकती हुई डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पर बात की जा रही है बैक स्लाइडिंग जो डेमोक्रेसी है, उनमें हम भी आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। ऐसा माना जाता है कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी जो है वो अभी थोड़ी डाउन हुई है। रीजन कई सारे हैं। एक तो कई सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनके ऊपर कई बार यहाँ पर जो नहीं देशद्रोह के चार्ज लगा दिए जा रहे हैं। कई पत्रकार वगैरह जो है पेगासस वायरस का यूज करके यहाँ पर उनको बेसिकली कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ये आरोप लगाए जाते हैं गवर्नमेंट पर कि वो डेमोक्रेटिक वैल्यू को सप्रेस करने की कोशिश कर रही है। तो ये कुछ मुद्दे हैं, अगर लिखने के लिए आप लोगों को आ जाए तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जो इंपोर्टेंट मुद्दे मैंने बताए, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूरा आर्टिकल हम लोगों ने बेसिकली चपेट दिया है, इसमें कोई भी अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो बताना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कहीं से भी क्वेश्चन में लास्ट टपके एग्जामिनर की, तो आप लोगों को ना उसकी बेसिकली क्वेश्चन को दबा दबा कर मारना है, ओके। तो ये था ये वाला आर्टिकल, तो अच्छे से आप लोगों को पसंद आया, तो इसलिए अच्छे से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आइए अब आगे चलते हैं। खो तो नहीं गए ना, हाँ खोना नहीं है, आर्टिकल के अंदर निकल आओ, अब दूसरे आर्टिकल में चलेंगे, ठीक है। तो जिसको लग रहा था खो जाते हैं आर्टिकल के अंदर, तो खोना नहीं है, ओके। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो ताकि खो ना आप लोग। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, रेडियो एक्टिविटी के बारे में, ठीक है। अब देखिए एक चीज मुझे एक समझ में आती है, जैसे मान लें कई सारे बच्चे, जैसे अभी आज देखा मैंने मॉर्निंग बोले थे सर नोटिफिकेशन नहीं आया, ठीक है। तो नोटिफिकेशन नहीं आने का बेसिक रीजन यही होता है, यूट्यूब क्या करता है वीडियो को रिस्ट्रिक्ट करके रखता है। उसको जब रिपोर्ट किया था ना तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है वो, इसलिए आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन नहीं आता है। बहुत सारे लोगों के पास में नहीं आता है, लगभग 5 से 10% लोग ऐसे जिनके पास में नोटिफिकेशन पहुंच रहा है। पर लेकिन फिर भी आप लोग क्या काम किया करो, टाइम पे आप लोग वीडियो देखने आ जाया करो। जैसे 8:30 बजे वीडियो आ जाती है, ठीक है। मॉर्निंग में आप लोग कोशिश करो कि अपने आप को तैयार रख लो, क्योंकि वीडियो जो है कई बार थोड़ी सी लेट हो जाती है 7 बजे तक, तो 7 से तो पहले आप लोगों की वीडियो देखने को मिल जाती है, ठीक है। 6:30 बजे उसका टाइम है, तो 6:30 बजे आप लोग अपने आप को तैयार कर लो, तब तक थोड़ा रिवीजन कर लो अगर थोड़ी बहुत लेट हो जाती है, वरना 6:30 बजे आप लोग अपना पेन कॉपी लेकर अपने आप को तैयार रखो, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो देखने को मिलती है। तो अच्छे से ये चीजें हैं, इसमें नोटिफिकेशन आए चाहे नोटिफिकेशन ना आए, आप लोग टाइम पर आ जाओ, ओके। आगे चलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। यहाँ पर बात की जा रही है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के बारे में, वाटर के अंदर, पानी के अंदर में ये हेल्थ पर काफी इंपैक्ट डालता है, काफी बुरा एक प्रदूषित ये इंपैक्ट डालता हुआ हेल्थ के ऊपर नजर आता है। रेडियो एक्टिव के बारे में अगर बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिए पहले आप लोग। आज की डेट में रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जो कि अनस्टेबल है, उसके अंदर से कुछ ना कुछ निकल रहा है। एक घड़ा रखा हुआ है पानी का, ठीक है, उस घड़े में से पानी निकलता हुआ रिस रहा है बेसिकली, ठीक है। पानी खत्म होता जा रहा है जितना पानी आप लोगों ने भरा था, तो एक तरीके से ये आप लोग समझ सकते हैं कि उसके अंदर का पानी खत्म होता हुआ जा रहा है, तो उसकी लाइफ जो है वो कम होती जा रही है, पानी जो खत्म होता जा रहा है वहां पर, तो इस तरीके से उसकी जो चीजें हैं वो कम होती जा रही है। तो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है वो घटते रहते हैं, उनके अंदर से जब रेडिएशन निकलता रहता है। तो 3 कैटेगरी में रेडियो एक्टिव एमिशन होता है, एक तो अल्फा, एक बीटा, एक गामा, यानी कि 3 तरीके से एमिशन होता है, अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा रेडिएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, बीटा रेडिएशन देखने को मिलेगा और गामा रेडिएशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो होता क्या यहाँ पर, जैसे कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, पहले आप लोग समझिए 3 तरीके के रेडिएशन, पहले तो याद रखिएगा, एक नंबर अल्फा,
दूसरा नंबर बीटा और तीसरा नंबर है गामा। ठीक है, अब यहां पर समझ लेते हैं क्या क्या होता है इनके अंदर में। जो अल्फा होता है उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज हीलियम जो रहता है बेसिकली, जिसको He बोलते हैं एटम। जो बीटा होता है उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और जो गामा होता है उसके अंदर न्यूट्रल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, यानी कि ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ठीक है, याद रखना अल्फा के अंदर बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं, ठीक है, जो हीलियम बोलते हैं जिसको He, और यहां पर बीटा के अंदर आप लोगों को नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, और गामा जो है वो न्यूट्रल है, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है ये आज के में बात करें नेचुरली फाउंड जाते हैं पृथ्वी की क्रस्ट के अंदर में। ठीक है, तो अगर बात करें तो ये जिसके अंदर यूरेनियम भी होता है, थोरियम भी होता है, इसी के साथ में एक्टिनियम भी होता है, तो ये नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल है। ये ऐसी चीजें हैं जो कि पृथ्वी के अंदर ही पाई जाती है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई, मतलब समझने का यहां पर ये, जैसे ये अपनी पृथ्वी आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है, तो इस पृथ्वी पर अगर आप लोग यहां पर चीजों को देख पा रहे हैं, तो यहां पर ये जो पृथ्वी है पूरी, इसके अगर आप लोग ध्यान से इसको समझेंगे तो यहां पर ये पूरा आप लोग को गोला देखने को मिलेगा। अब ये बाहर से तो आप लोग गोला यहां पर दिख रहा है, पर लेकिन जब इसके अंदर आप लोग जाकर खुदाई करोगे तो सबसे ऊपर वाली सतह है उसको बोलेंगे हम लोग क्या, उसको बोलेंगे क्रस्ट। थोड़ा सा और अंदर जब घुसेंगे उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे फिर हम लोग यहाँ पर मेंटल। थोड़ा सा और अंदर हम लोग घुसेंगे फिर हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग कोर। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो क्रस्ट, मेंटल और जो कोर है यहाँ पर, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलती है पृथ्वी की, जिसके तहत यहाँ पर उन जो लेवल है खासकर, तो हम लोग बात करें क्रस्ट के अंदर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो क्रस्ट के अंदर सारी चीजें नजर आएगी जो कि बाहरी सतह होती है, और क्रस्ट के अंदर जब ये चीजें रहती हैं तो फिर दिक्कत क्रिएट करेंगे। कैसे कैसे दिक्कत क्रिएट करेंगे वो समझेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर न्यूज़पेपर में कवर किया गया। ये मैंने आप लोगों को बता दिया 3 तरीके के रेडिएशन होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या चीज देखने को मिलेगी। स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो पाया जाता है वैसे पानी के अंदर रहता है, पर लेकिन वो इंपैक्ट नहीं डालता है। पर लेकिन जब रेडिएशन बढ़ जाता है तो वो इंसान की हेल्थ पर इंपैक्ट डालने लगता है। रेडियो एक्टिविटी जब यहाँ पर पानी के अंदर बढ़ती है तो वो एक तरीके से यहाँ पर अल्फा टेस्ट जब उसका करा जाता है तो उससे पता चलता है। तो टेस्ट का नाम क्या है यहाँ पर, ग्रोस अल्फा टेस्ट इसको बोलते हैं, जिससे पता चलता है। रेडियो एक्टिविटी जो मेजर की जाती है यह बैक्यूरल यूनिट, जिसको यूनिट SI बैक्यूरल में और या फिर क्यूरी, 2 इसके नाम याद रखिएगा, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो B बैक्यूरल और C क्यूरी, तो यहां पर इससे बेसिकली इसकी यूनिट देखने को मिलेगी। और सीवट जो यूनिट है यहां पर, ये क्या है, ये मेजर करती है क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन जो एब्जॉर्ब किया जाता है ह्यूमन टिश्यूज के द्वारा, यानी कि हमारी बॉडी के जो टिश्यूज हैं वो कितना रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर चुके हैं जिससे कि हमारी बॉडी में नुकसान पहुंच रहा है, तो ये इसको काउंट करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। बाकी नेचुरली जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन जो एक्वा सिस्टम यानी कि पानी के अंदर पाया जाता है, नॉर्मली अगर बात करें तो रेडियम आप लोगों को काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगा। रेडियम यहां पर नजर आएगा, और जो शब्द मैंने अभी आप लोगों को यहां पर बोला है इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको बोलते हैं नोम्स, यानी कि नेचुरली ओकरिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल, यानी कि वो मटेरियल जो नेचुरली पाए जाते हैं उनको बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए नेचुरली ओकरिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल यहां पर कौन सा है, वो है रेडियम। कहां पर पाया जाता है, एक्वाफर के अंदर पाया जाता है। बोला ना कि जमीन के अंदर से पानी जब आप लोग निकालते हैं तो वो एक्वाफर से तो निकल के आता है, जब आप लोग नल का लगाते हैं या फिर आप लोग समरसेबल लगाते हैं जो आप लोग मजे में यूज करते हैं पानी बाहर। इसी के साथ में यूरेनियम 38U और इसी के साथ में 232 यानी कि 232 थोरियम, ये सारी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें तो एक तरीके से डिसरप्शन जो प्रोसीजर होता है उसके तहत भी यहां पर चीजें देखने को मिलती है, जब यहां पर ये चीजें निकल कर आती है। खासकर आप लोगों ने कई बार देखा होगा ना, कई सारे जैसे कि समुद्र के रास्ते से आप लोग तेल वगैरह लेकर जा रहे हैं, तो तेल जो है वो यहाँ पर पानी के अंदर गंदगी मिलाई जा रही है, कुछ उल्टी सीधी चीजें मिलाई जा रही हैं, तो ये हरकतें इंसानों के द्वारा की जाती है। तो रेडियम जो है वो यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा, जो को फॉर्म करता है यहाँ पर कहां से निकलता है, तो यूरेनियम और थोरियम तो इन्वायरमेंट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो मैग्मा होता है वो आप लोगों को कई बार यहाँ पर रिलीज करता है रेडियो एक्टिव तत्व। ठीक है, मैंने बोला था ना लावा और मैग्मा, ठीक है, तो उसके बारे में बताइए, लावा अंदर होता है फिर मैग्मा अंदर होता है पृथ्वी के अंदर, बाहर निकलने के बाद में क्या बोलते हैं, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उसकी वजह से रिलीज होता है। सोयल का जो सेडिमेंटेशन होता है तो उसकी वजह से भी देखने को मिलता है कई बार यहाँ पर ग्राउंड वाटर में ये ऐसी चीजें मिल जाती हैं जाकर। रही सही कसर जो है एंथ्रोपोजेनिक यानी कि हमारे यानी कि इंसानों के द्वारा की गई हरकतें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर या फिर जो वार हेड्स हैं, कई बार नहीं बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए, आप लोगों ने देखा होगा कई जगह, तो उसकी वजह से भी दिक्कत देखने को मिल जाती है। डंप करना रेडियो एक्टिव वेस्ट अपना, जैसे कि एक्सरे हो गया, MRI, ये सभी चीज इक्विपमेंट होते हैं ना, जब हम लोग डॉक्टरी के फील्ड में यानी कि मेडिकल के फील्ड में इनको यूज करते हैं, और फिर जाकर इनको पानी के अंदर डंप कर दो, बस क्या होगा, फिर हम ही पिएंगे ना उसको, कोई और तो पीने का नहीं है। तो अपने ही पैरों पर अपने आप कुल्हाड़ी मारने का तरीका है ये एक। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर माइनिंग्स वगैरह जो होती है जैसे यूरेनियम थोरियम की, तो वहां से पोल्यूटेड होकर सरफेस वाटर के थ्रू दिक्कत हो जाती है,
और कई बार कई सारे ब्लास्ट जो देखने को मिले, जैसे रोकी फ्लैट प्लांट, ये कोलोरेडो जो यहाँ पर कोलोरेडो में देखने को मिला, फुकुशिमा जापान के अंदर देखने को मिला, और चेर्नोबिल ये तो जरूर याद रख लीजिएगा, ये कहां पर है, ये यूक्रेन के अंदर है। तो यहां पर भी एक काफी एक खतरनाक बेसिकली दिक्कतें देखने को मिली थी, जिसके चलते काफी लार्ज स्केल पर रेडियो एक्टिव पोल्यूशन फैले। तो ये अलग अलग दुनिया में ये चीजें फैल रखी हैं, तो हेल्थ को काफी नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर ये डालते हैं। रेडिएशन सिंड्रोम हो जाता है, जब बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेती है तो कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है ह्यूमन टिश्यूज के अंदर, ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड कई सारी दिक्कतें यहां पर निकल कर आती है, कई सारी बॉडी के पार्ट जो होते हैं बर्बाद हो जाते हैं, डेथ तक इंसान की चली जाती है। इवन इंसान की अगर बात करें साइकोलॉजिकल भी काफी इंपैक्ट पड़ता है। इसी के साथ में कई सारे तरीके कैंसर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और ये कैंसर ऐसे होते हैं कि ये आने वाली जनरेशन तर जनरेशन चलते रहते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएंगे। अभी ये माना जाता है कि हिरोशिमा और जो हिरोशिमा और फुकुशिमा जहां पर ये बॉम्ब गिराए गए थे, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी, फुकुशिमा बोल रहा हूं, हिरोशिमा और नागासाकी में जब बॉम्ब गिराए गए थे बेसिकली यूएसए के द्वारा वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर, आज की डेट में भी रेडिएशन इतना है कि बच्चे वहां पर अपंग पैदा होते हैं। तो ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते म्यूटेशन एंड स्ट्रक्चर जो ऑल्ट्रेशन हो जाता है डीएनए के अंदर में, बोला ना डीएनए के अंदर आज ही अपंग बच्चे पैदा होते हैं, प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है, और इसी के साथ में मेंटल इलनेस भी यहां पर देखने को मिलेगी। तो डीएनए तक यहां पर चेंज कर देता है आगे अंदर चल के, उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से माँ बाप के डीएनए में घुस गई चीजें, तो फिर यहां पर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, तो वो सारी हरकतें यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये कुछ बातें जो मैंने आप लोगों को बताई, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कौन कौन से रेडिएशन होता है, क्या क्या दिक्कतें निकल कर आती हैं। और कभी भी पानी जो है उसको देखिए ध्यान से, अगर दिक्कतें हो रही हैं तो अपना जो वाटर प्यूरिफायर वगैरह ये सारी चीजें लगवा लीजिए, ताकि पानी जो है, या फिर अगर ये इतना नहीं है कि यार इतना महंगा ये सारा सामान लगवाना है, तो पानी को कोशिश करें कम से कम गर्म कर उसको पानी को उबाल कर जब ठंडा हो जाए तब पियो। तो ये भी एक साधारण सा तरीका है अपने आप को इन सब चीजों से बचाए रखने का। तो बेसिक चीजें, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस आर्टिकल में भी नंबर आई गए इंटरनेशनल रिलेशन के लिए काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, टोटल 8 मेंबर आप लोगों को संघाई कॉर्पोरेशन में अब तक देखने को मिलते थे। अब ईरान जो है इसमें नया मेंबर अभी ऐड हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखेगा। इंडिया के द्वारा अभी चेयरमैनशिप यहाँ पर देखने को मिली काउंसिलिंग ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो रीजनल एंटी जो टेररिस्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की है। 2021 में इसके पापा जो है वो हम है, यानी कि हमारे पास में ये कुर्सी है, हम यहाँ पर बेसिकली इसको टैकल करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो सेक्रेटरीट है वो एसोसिएट करेगा डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ में, जिसके चलते कई सारी सेमिनार भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, और कैसे काम करना है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, उन सब मुद्दों को आगे लेकर चला जा रहा है। तो ये जो रैट है, यानी कि जो चूहा है, इसको रैट्स बोलते हैं, यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ये काफी इंपोर्टेंट बॉडी है, और इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर है कि आतंकवाद फैलाने वाला और आतंकवाद को बेसिकली रोकने वाला दोनों साथ में है यहाँ पर, ठीक है। तो इंडिया परमानेंट मेंबर है यहाँ पर, वो तो मैंने आप लोगों को बताया था, और पीआईबी के अंदर भी आर्टिकल जो था वो कवर किया गया था। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है 2001 में यहां पर बनाया गया, रसिया, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, यहां पर तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के द्वारा मिलकर, और 9 मेंबर आज के में देखने को मिलेंगे, जिसमें मैंने बताया कि ईरान अभी नया इसमें मेंबर बना है 2021 के अंदर में। इंडिया जो है वो ऑब्जर्वर बना, यानी कि वोट नहीं डाल सकता था पर लेकिन मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता था 2005 में। इंडिया और पाकिस्तान जो है परमानेंट मेंबर बन गए 2017 में, और ईरान जो है वो फुल टाइम मेंबरशिप मिली संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 2021 में। हेडक्वार्टर बीजिंग में है अगर बात करें इसका ऑर्गेनाइजेशन का, पर लेकिन संघाई के नाम से है ये, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जिसको रैट्स बोलते हैं, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, यह है ताशकंद के अंदर। कहां पर, तो ताशकंद के अंदर उज्बेकिस्तान में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये बॉडी है जिसके हम रिसेंटली अभी यहां पर क्या बन गए, हम लोग हेड बन गए। तो ताशकंद काफी इंपोर्टेंट है, हिस्ट्री में भी आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। बताइए क्यों है ये इंपोर्टेंट, देखता हूँ कौन किस किस को याद है ये बातें देखता हूँ, बताइए, कमेंट जरूर पढ़ा करो एक दूसरे के, बहुत सारे बच्चे काफी सारी प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं, तो कमेंट जरूर पढ़ा करो। समिट जो है वो एनुअली आप लोगों को देखने को मिलती है, जो काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर, और ये कोई ना कोई मेंबर के अंडर में रहती है। सारी चीजें मैंने बताई थी, कौन कौन मेंबर है यहाँ पर, क्या क्या है, डायलॉग पार्टनर कौन कौन है यहाँ पर। अभी फिलहाल बात करें तो ऑब्जर्वर का स्टेटस अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया बोला जा रहा है, नेक्स्ट मेंबर यहाँ पर अफगानिस्तान बनने वाला है, ऐसी ही बातें की जा रही है। गेस्ट कंट्री कौन कौन है यहाँ पर, गेस्ट जो यहाँ पर अटेंडेंसी है, तो आसियान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, सीआईएस और यूएन, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बाकी ये सारे डायलॉग पार्टनर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। आगे ये एक और यहाँ पर इसके बारे में देख सकते हैं क्या क्या मेंबर का स्टेटस है, बेसिक चीजें। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने बातें आप लोगों को बताई थी, बेसिक का कब स्टैब्लिश किया गया यहाँ पर, और ये कब क्रिएट किया गया, कब कब मेंबर बने, कौन कौन है, ये सारी बातें मैंने बताई थी। बीजिंग में हेडक्वार्टर है, ये जरूर याद रखिएगा, और रशियन और चाइनीज लैंग्वेज यूज की जाती है। अब आप लोग सोचोगे रशियन और चाइनीज यूज की जाते हैं तो फिर हम लोग कैसे समझते हैं, तो ट्रांसलेटर होते हैं वहां पर, ठीक है, वरना क्यों खू फी खू खू हम नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, चाइनीज लैंग्वेज तो इसलिए वहां पर ट्रांसलेटर होते हैं जो कि इनको ट्रांसलेट करके बताते हैं, ठीक है।
ये संघाई दो परमानेंट बॉडी आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक को बोलते हैं संघाई सेक्रेटरीट जो कि बीजिंग के अंदर में है, और दूसरा रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर वो कि ताशकंद के अंदर देखने को मिलेगा। इंडिया 2017 में मेंबर बना, ये बातें मैंने आप लोगों को बताई दी। तो बेसिक भी आप लोगों का साथ में कवर करा दिया। कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों का हो तो उसको आप लोग दूर कर चला कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा जो रिसेंटली अभी हमारे देश में, तो आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। कॉरिडोर एक तरीके का गलियारा बोल सकते हैं आप लोग। यहां पर एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग देखना चाहेंगे काशी विश्वनाथ जो एग्जैक्ट यहां पर टेंपल के अंदर, तो मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूं, तो आप लोग वहां पर लोकेशन देख पाएंगे, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के साथ में काशी विश्वनाथ टेंपल जो कि वाराणसी के अंदर आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। तो अभी यहां पर कनेक्टिविटी के साथ में एक गलियारा भी बनाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर जा सकें, वरना जो शहर था उसकी जो तंग गलियां थी वहां से होकर अगर चीजें चल रही थी तो उससे दिक्कतें देखने को मिलती हैं। पर लेकिन खुला खुला रहेगा, सारी चीजें आराम से हो पाएंगी, तो आसानी से वहां पर लोग आ जा पाएंगे और टूरिज्म की एक्टिविटी भी आप लोगों को वहां पर बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इसी के चलते यहां पर अभी इस गलियारे के बारे में याद रखेगा, हमारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा फेज 1 इसका स्टार्ट किया गया। लगभग 23 स्ट्रक्चर है इसके अंदर, आप लोगों को फूड कोर्ट, म्यूजियम वगैरह और भी कई सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। काशी विश्वनाथ टेंपल जो है ये घाट जो है काशी घाट, उसके साथ में गंगा रिवर को कनेक्ट करेगा, जिसके चलते लोग जो है आसानी से वहां पर पहुंच सके, जो भी टूरिस्ट रहते हैं, तो टूरिज्म यहां पर बढ़ेगा। अभी यहां पर 12 जो यहां पर ज्योतिर्लिंगा जो होली टेंपल्स माने जाते हैं बेसिकली शिव से रिलेटेड, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, जिसके बारे में मैंने आप लोग को बताया भी है, ठीक है। तो ये इनके याद नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पर सोमनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, ठीक है। अभी हम लोग किसके बारे में बात करें, तो काशी विश्वनाथ के बारे में हम लोग बात करें, तो ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पर 12 है, ठीक है। कहां पर सारे लोकेटेड है, तो इनकी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी है, जाकर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन है, ठीक है। जैसे सोमनाथ हो गया गुजरात के अंदर में, ठीक है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग हो गया यहाँ पर उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर में। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हो गया यहाँ पर, ये कहां पर है, ये शिवपुरी मध्य प्रदेश के अंदर में। तो सारी लोकेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है, तो ये पिक्चर आप लोग सेव कर लेना जिससे कि कोई दिक्कत आप लोग को देखने को न मिले। तो अभी यहाँ पर इसी का इनॉग्रेशन किया गया, तो ये काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा, तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। जो इसको रिनोवेट किया गया था अहिल्याबाई होलकर इंदौर, उनके द्वारा इसको बेसिकली रिनोवेट किया गया था काशी विश्वनाथ टेंपल को। तो ये 2019 में फिर बोला गया इसको कॉन्सेप्चुअलाइज करना है, फिर से इसको रिनोवेट करना है ताकि अच्छे से टूरिस्ट एक्टिविटी हो सके। और लगभग 40 एंशिएंट टेंपल जो है वो यहाँ पर रीडिस्कवर किए गए, पर लेकिन उनका नेचर चेंज नहीं किया गया, ओरिजिनलिटी मेंटेन रखते हुए उसको बड़े ही आसानी से इसको ढंग से बनाया गया है। तो ये काफी बेसिक चीजें हैं, ठीक है। और देवी अन्नपूर्णा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, उनकी जो स्टेच्यू थी जो कनाडा से हम लोग लेकर आए, तो वहां पर उनको चोरी कर ले जाया गया था, ठीक है। कनाडा है ऑस्ट्रेलिया है, मॉर्निंग में पढ़ाई, चलिए बताइए, मुझे भी कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, देखता हूं किस किस को याद है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन को दूर कर आगे बढ़ना है। बेसिक चीजें, कंफ्यूजन जितना कम रहेगा उतना ही ज्यादा लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाओगे, तो इसलिए मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। एक एक बात यहाँ पर आप लोगों के सामने है, उसके ऊपर नजर डालते हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा रिवाइज भी कर सकें। सबसे पहले हम लोगों ने एक तो डेमोक्रेसी समिट के बारे में यहाँ पर जाना, हमारी कंट्री काफी पुरानी डेमोक्रेसी है, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में जाना, जाकर रिवीजन कर लेना इंपॉर्टेंट है। कई सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने पूछे यहाँ पर, चाबार कहाँ है और क्या क्या चीजें हैं, किस प्रोविंस में ये यहाँ पर पाया जाता है। इसी के साथ में चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और ये भी इंपॉर्टेंट लोकेशन वगैरह हम लोगों ने देखी। तो कोई कंफ्यूजन अब आप लोग के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी। नेक्स्ट यहाँ पर वाइल्ड लाइफ का जो यहाँ पर एक गलत तरीके से व्यापार होता है, वो भी सारी चीजें और कौन कौन से ऑपरेशन है वो हम लोगों ने समझे। संविधान में क्या क्या बातें की गई हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज है, कई बार पूछ ली जाती है। पानी के अंदर रेडिएशन और वो सारी बातें देखी, कितने तरीके के रेडिएशन होते हैं, तो ये आप लोगों को पता हो गया। और इस तरीके से आप लोग अपने आप को भी सेफ रखना है। देखिए यहाँ पर पढ़ाई ओनली पढ़ने के लिए नहीं पढ़नी आप लोगों को चीजें, ठीक है, लाइफ में उनको इंप्लीमेंट भी करना है, तो वो रियल पढ़ाई होती है, वरना ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। तो ये देखिएगा, अरे एक स्कीम भी तो मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी थी, स्कीम रहेगी आप लोगों की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली, ठीक है। चलिए उसको आगे डिस्कस कर लेंगे, कल डिस्कस कर लेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। मुझे लगा थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, पता चला फिर लेट हो गया और जाता है। कई सारे बच्चे तो रोने लगते हैं, यार पढ़ाने में मुझे दिक्कत होनी चाहिए ना, इतनी बड़ी वीडियो बनानी है, उसको डिकोड करना है, अपलोड करना है, आप लोगों को देखने में क्या दिक्कत हो रही है, आप तो एंजॉय किया करो, ठीक है। काशी विश्वनाथ के बारे में ये हम लोगों ने जानी, जो कि इंपॉर्टेंट न्यूज थी, बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो बातें की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके बारे में याद रखेगा। ये हम लोगों ने बातें की किसके बारे में, रेट्स के बारे में, जो कि कई दिनों से आप लोगों की इन्फॉर्मेशन ये बची हुई थी, तो डिटेल में इसके बारे में हम लोगों ने समझा। तो कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों के सामने है यहाँ पर क्विज, जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ पर रिसेंटली समिट ऑफ द डेमोक्रेसी के बारे में बात की जा रही है, किसके द्वारा होस्ट की गई, ये आप लोगों को बताना है। रेट्स के बारे में कहां पर लोग बताइए। अमेंडमेंट के बारे में आप लोगों को बताना है, कौन सा किया गया संविधान में।
रिपोर्ट कौन सी है जो पार्शली और इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी के बारे में बात करती है। रिवीजन करके जरूर जाया करो, जो लास्ट डे का होता है, इंपॉर्टेंट है अगर ढंग से एग्जाम देना है तो। INSTC इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए क्या है। प्रोविंस के बारे में आप लोग बताइए, ये कौन सी ईरान की प्रोविंस में है, चाबार, ये बेसिकली पोर्ट है। कौन सा संविधान में संशोधन किया गया जिसके चलते हम लोगों ने वाइल्ड एनिमल और जो बर्ड्स वगैरह हैं उनको ट्रांसफर कर दिया गया स्टेट लिस्ट से संवर्ती यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में। अल्फा पार्टिकल कैसे होते हैं आप लोगों को बताना है। बीटा पार्टिकल नेगेटिव होते हैं और गामा पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं, न्यूट्रल। ओके, रेडियो एक्टिविटी जो है किससे मेजर की जाती है ये आप लोगों को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिएगा, थोड़ा सा रिवीजन और कर लीजिए। NECA ये क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी के बारे में बात की थी मैंने कल डिटेल में, अगर याद नहीं है तो एक बार जाकर रिवाइज कर लेना। एनर्जी कंजर्वेशन जो एक्ट है उससे निकाल कर लेकर आई, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी के बारे में बात की आप लोगों को बताना है, जॉन्स हॉकिंस के साथ मिलकर यहाँ पर ये बेसिकली पब्लिश किया जाता है, बताइए इसके बारे में। इसी के साथ में बात करें 1.3 मिलियन डेथ और 50 मिलियन इंजरीज आप लोगों को देखने को मिलती है। फर्टिलिटी कितने प्रतिशत यहाँ पर आप लोगों को नजर आती है इंडिया के अंदर, ये बताना है। कितने लोगों की जान इंडिया के अंदर जाती है एक्सीडेंट की वजह से, ये बताना है। जीडीपी का कितना खर्च हम लोग करते हैं हेल्थ के ऊपर और कितना एक्सीडेंट की वजह से नुकसान में चला जाता है, ये बताना है। CEA क्या है इसके बारे में आप लोग बताइए। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो है उसके अंदर ये ऑथोरिटी आती है, पता होना चाहिए आप लोगों को। इसी के साथ में फर्स्ट कोल्ड जो फील्ड हमारे देश में देखने को मिला, तो ये कहां पर देखने को मिला ये आप लोगों को बताना है। डिटेल में डिस्कस किया था, रिविजन जरूर करते रहिए चीजों के। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड के बारे में बात की थी, 14 दिसंबर को दिया जाता है। इलेक्ट्रिक जो यहां पर एनर्जी है कंजर्वेशन एक्ट 2001 का है और यूनियन मिनिस्ट्री पावर के अंदर देखने को मिलेगा। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव ये है बेसिकली जिसके द्वारा यहां पर पब्लिश किया जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में 1.3 मिलियन डेथ देखने को मिलती है और यहाँ पर 11% हमारे देश में आप लोगों को देखने को मिलेगी। 1.15 था पहले, इसको 1.35 कर दिया गया जीडीपी का, पर लेकिन इससे ज्यादा तो नुकसान हो जाता है, लोगों की डेथ हो जाती है जीडीपी की वजह से, जो दिक्कत चलती है यहाँ पर, ठीक है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथोरिटी इसके बारे में याद रखते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंदर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी के साथ में ये है यहाँ पर रानीगंज, जहां हमारी कंट्री का पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये खोजा गया था इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। तो आज का डिस्कशन कैसा लगा जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसी के साथ में शेयर कर सकते हैं, और कैसा लगा जो लेक्चर आप लोगों को पूरा बताएगा तो 10 में से आप लोग फीडबैक भी दे सकते हैं। तो जरूर ये 3 चीजें किया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर यूट्यूब को पता चले कि वीडियो ये कैसी है। बाकी मॉर्निंग में मिलता हूं, अपने पेन और कॉपी लेकर तैयार रहेगा। मॉर्निंग में उठिए यार अच्छे से, आप लोग उठ नहीं पा रहे हैं। बोला था कि लगभग 26,000 लोगों के द्वारा 13,000 लोगों ने बोला था कि सर हम लोग 6 बजे उठ जाते हैं, आप लोग 7 बजे तक भी नहीं उठ रहे हैं, 6:30 बजे तक भी, 7:30, 6:30 और 7 बजे तक भी नहीं उठ रहे हैं। 8 बजे तक जो है वीडियो जो है ओनली लगभग 4,000 लोग देख पाते हैं, ठीक है। और बोला गया था कितने के लिए, 13,000 लोगों के द्वारा, यानी कि आधे भी नहीं है भाई साहब। तो कहां पे हो बताओ तो सही। इसी के साथ में दोनों वीडियो को अच्छे से आप लोग सपोर्ट किया करो। इस वीडियो पर कल मैं देख रहा था लगभग 5,000 के करीब लाइक हो गए हैं, तो कोशिश करो कि इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करो ताकि ज्यादा से ज्यादा ये चीजें अच्छी लगे यूट्यूब को भी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये है आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया। मॉर्निंग मिलता हूं, तब तक के लिए ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।